हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मैं लारी वर्मा आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं और लेकर आई हूं एक और नया टॉपिक, व्याकरण का टॉपिक संधि। संधि जो कि अक्सर सोचते हैं अरे बाप रे कैसे करेंगे संधि, बड़ा टफ लगता है, कठिन लगता है। पता है सबसे आसान तरीके में आज आप समझेंगे, इस वीडियो में देखेंगे, वो भी उदाहरणों के माध्यम से कि संधि अर्थात कहते हैं ना, इस राज्य ने उस राज्य के साथ संधि स्थापित कर ली। यस, अर्थात संधि का अर्थ है जोड़ या मेल। अब मेल किसका है, क्योंकि समास भी आपने पढ़ा है, समास में किसका मेल होता था वो भी आपने देखा है, संधि में किसका मेल होता है वो हम देखेंगे। तो बने रहिएगा मेरे साथ शुरू से लेकर अंत तक, ताकि आपको किसी भी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। सुनो ध्यान से, संधि होता है, किसे कहते हैं, दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। वर्ण क्या होते हैं, अक्षर। जबकि समास में क्या था, दो पदों के मेल को समास कहा जाता था, और समास का जो शाब्दिक अर्थ होता था वो है संक्षिप्तीकरण। जैसे माता और पिता, ठीक है, समस्त पद क्या हो जाता था, माता पिता। अब यहां पर होगा वर्ण का मेल, जो अंतिम के और शुरू के वर्ण मिलेंगे उनसे मिलकर संधि बनती है। जैसे मान लीजिए विद्यालय, विद्यालय एक शब्द है और उसको हम तोड़ेंगे विद्या धन आलय, तो विद्या, विद्या कहां पर हुआ, एंड में क्या आया, आ, विद्या और धन आलय, आ मिला तो आ हो गया। जैसे प्लस 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 होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, मैथ्स में भी पढ़ा है ना आपने। तो बहुत आसान है, बिल्कुल घबराना नहीं है, डरना नहीं है, और एकदम अपने मस्तिष्क को खुला छोड़कर बैठ जाइए और इस विचार के साथ कि आज तो हम संधि बिल्कुल आसान तरीके से समझ कर रहेंगे, तो जरूर आप समझेंगे। आइए शुरू करते हैं। जो मैंने बोला है अभी उसी को हम लिखित रूप में पढ़ेंगे, पढ़कर फिर मैं और एक्सप्लेन करूंगी, फिर हम देखेंगे तरह तरह के एग्जाम्पल्स। मुख्य रूप से कितने प्रकार की संधि होती है, मुख्य रूप से होती है 3 प्रकार की, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। क्या स्वर संधि में भी भेद होते हैं, क्या और भी इसके भेद होते हैं, सब कुछ जानेंगे। लेकिन आप भेदों के उपभेदों से भी घबराना मत, ये मत सोचना अब एक भेद फिर उसके भेद, जरूरी है ना। देखो मनुष्य है, उसके कितने अंग हैं, ये सब हमारे अंग, हाथ पैर नाक मुंह, ये सब कुछ। अब इनके भी कोई कार्य हैं, फिर एक हाथ का यदि डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया जाए तो उसमें भी बहुत सारे काम हैं। यदि सिर्फ एक उंगली का भी डिस्क्रिप्शन दिया जाए तो उसमें भी बहुत सारे पार्ट्स हैं। तो ये पार्ट्स, सब पार्ट्स तो चलते ही रहते हैं। इसी प्रकार से आप बिल्कुल ये समझकर इतने अच्छे से बैठो कि मैं तो सब कुछ जानता हूं और आज तो मैं जानकर ही रहूंगा कि आखिर संधि है क्या। ध्यान से सुनना, समझना, और जब आपको समझ में आ जाए, भले ही इतना सा भी समझ में आ जाए, उसको दूसरों को समझा देना, फिर आपको और अच्छे से समझ में आ जाती है। जो बात हम अपने दूसरों से समझा देते हैं ना अपने आप से, कि आज मैंने पढ़ा संधि, संधि का अर्थ होता है वर्णों का मेल, वर्णों के मेल से बनती है संधि। अब इतना आपने सुना, इतना किसी और को बता दिया, जब किसी और को आप समझा दोगे तो वो आपके मस्तिष्क में हमेशा के लिए विराजित रह जाएगी। और चलिए तो चलते हैं। अब जैसे अभी मैंने कहा कि भाई संधि क्या है, संधि दो किससे बनी है, सम और धी से मिलकर बनी है, जिसका अर्थ होता है मेल अथवा जोड़, सम, संधि। ठीक है, इस तरह हम कह सकते हैं कि दो वर्णों के, वर्ण क्या होता है, अक्षर, वर्ण मीन्स होता है अक्षर। ठीक है, तो दो वर्णों के मेल से बनती है संधि, दो वर्णों के मेल से संधि, परस्पर मेल या जोड़ से जो परिवर्तन, विकार मीन्स क्या होता है, विकार मीन्स परिवर्तन, उसे ही संधि कहते हैं। यह प्राकृतिक अथवा सहज क्रिया होती है, इसमें कोई आडंबर नहीं होता है, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह नेचुरल है, प्राकृतिक है। संधि कितने प्रकार की होती है, संधि 3 प्रकार की होती है। संधि किसे कहते हैं, दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। दो वर्णों के निकटवर्ती वर्ण, जैसे अभी मैंने बताया ना, जैसे विद्या है, विद्यालय, ठीक है। अब इस विद्यालय को हम संधि विच्छेद करेंगे। संधि विच्छेद करना मतलब, विच्छेद करना होता है तोड़ना। तो जब हम इसको संधि विच्छेद करेंगे तो कैसे लिखेंगे, इसका हम लिख देंगे विद्या धन आलय। ठीक है, तो अब ये यहां क्या है, आ है, यहां क्या है, आ है, तो ये बड़ा आ यहां भी है, बड़ा आ यहां भी है, अर्थात ये कौन सी संधि हो जाएगी, बड़ी वाली संधि, दीर्घ संधि। यस, बड़ा बड़ा जहां होगा वहां दीर्घ संधि होगी, चाहे बड़ी ई हो, छोटी ई बड़ी हो। ठीक है,
वहां पर दीर्घ संधि हो जाएगी, तो विद्या धन आलय अर्थात विद्यालय। दो वर्णों के निकटवर्ती वर्ण, अब ये दो शब्द थे, दो शब्द का निकटवर्ती क्या है, एक ये आ आया, एक ये आया, दोनों को मिलाकर बन गया विद्यालय। तो दो वर्णों के निकटवर्ती वर्णों के परस्परती योग से जो परिवर्तन होते हैं या जो विकार मतलब चेंजेस, बदलाव उत्पन्न होते हैं, उन्हें ही हम संधि कहते हैं। साधारण शब्दों में यदि समझें तो दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, बस इतना याद रखो, दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। अब संधि मुख्यतः कितने प्रकार की होती है, अभी मैंने बताया था कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। किसी को नाम याद है, अभी मैंने कहा था संधि 3 प्रकार की होती है। सबसे पहला होता है स्वर संधि, ठीक है, फिर होती है व्यंजन संधि और फिर होती है विसर्ग संधि। देखो, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, स्वर कौन से होते हैं पता है ना आपको, आ ई ये स्वर होते हैं, का ख गा से ये व्यंजन होते हैं। तो जहां पर स्वरों से मिलकर जो संधि बनेगी, स्वरों से मिलकर मतलब देखो, दो वर्ण तो का भी वर्ण है और आ भी वर्ण है। अब इनको माना जाता है व्यंजन की शैली में, कैटेगरी में, और इनको माना जाता है स्वर की कैटेगरी में, ठीक। तो यहां पर हम बात करते हैं संधि में वर्ण के मिलने से। संधि किससे बनती है, वर्ण से, ना कि पूरे शब्दों से। अब क्या वर्ण से मिलकर शब्द बनते हैं, बिल्कुल बनते हैं। तो हर शब्द में वर्ण तो होता ही है, क्योंकि वर्णों के सार्थक समूह से शब्द बनता है और शब्दों के सार्थक समूह से वाक्य बन जाता है। समझ में आया। तो यहां पर जो पहली संधि है स्वर संधि, उसको हम पढ़ेंगे। जब आप स्वर संधि को पूरी तरह से समझ जाओगे तभी हम दूसरी संधि पर जाएंगे, नहीं तो हम स्वर संधि पर बहुत अच्छे से पहले सुनेंगे, समझेंगे, देखेंगे, उदाहरण अपनी तरफ से भी बहुत सारे प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि जब हम इतना सारा प्रैक्टिस करेंगे तब जाकर हमें समझ में आएगा। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूं, गणित की तरह ही होता है व्याकरण की नेचर या प्रवृत्ति। रूल्स होते हैं, नियम होते हैं, इनका पालन करते हुए हम बहुत अच्छे से, यदि हमें नियम याद रहेंगे तो हमें बिल्कुल डरने या घबराने की जरूरत नहीं होती है। तो सबसे पहले हम चल रहे हैं स्वर संधि की तरफ। स्वर संधि के होते हैं क्या, समझ रहे होंगे आप। इसके पहले हम उदाहरण देख लेंगे, फिर हम उसके उपभेदों की तरफ चलेंगे। अब स्वर संधि देखो, अभी मैंने यही लिखा था ना, विद्यालय, ये आ आया, ये आ है ना, विद्या में आ की मात्रा है, एक यहां भी आ है, ये दोनों आ मिलकर भी आ ही रहेंगे ना, आ और आ मिलेगा तो आ ही रहेगा। ऐसा तो है नहीं कि आ और आ मिलकर ई हो जाए, आ ही रहेगा। तो दो स्वर मिल रहे हैं, दो स्वर के मिलने से एक नया शब्द बन रहा है विद्यालय, ठीक। इसलिए ये हो जाएगी स्वर संधि। स्वर ही यहां पर है आ, स्वर ही यहां पर है आ, जब दोनों स्वर मिले आपस में तो वो बन गया शब्द विद्यालय, इसलिए ये स्वर संधि है। जैसे रमेश, रमा धन ईश, ये इसकी संधि विच्छेद है। संधि विच्छेद का मतलब होता है शब्दों को तोड़ना, विच्छेद का अर्थ होता है तोड़ना। तो आप देखो, ये आ है, ये भी स्वर है, ई है, ये भी स्वर है, आ ई ये स्वर होते हैं ना। तो ये आ और ई मिलकर बन जाता है ए, तो हो जाएगा वो रमेश। सूर्य धन उदय, अब ये सूर्य क्या साउंड आ रहा है, आ रहा है ना, सूर्य। हम कैसे करते हैं, सूर्य ई तो नहीं करते, ई करते तब भी स्वर ही रहता। सूर्योदय यदि लिखा रहता है जैसे, तो यहां तो है लेकिन वो आ जाएगा सूर्य धन उदय। तो ये भी है अपना स्वर, ये भी स्वर है अपना, तो स्वर मिलकर ये स्वर संधि हो गया। तो अब आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है कि जब हम विच्छेद करते हैं, प्लीज यहां पर ध्यान दो, जब कोई भी देखो, जैसे ये सूर्योदय है, मैं एक बार और यहां पर लिखकर बता दूं आपको, सूर्योदय संधि विच्छेद करेंगे तो सूर्य धन उदय, ठीक है, सूर्य धन उदय। अब सूर्य आ, स्वर क्या होते हैं, साउंड, वॉबल, और पढ़ते हैं ना आप अंग्रेजी में भी। तो स्वर मतलब जो भी, कोई भी हम अक्षर पढ़ेंगे, कोई भी, जैसे का,
का में भी आ रहा है। यदि हम बिना स्वर के का लिखेंगे तो इस तरह से हलंत के साथ आता है का, जिसका अपना कोई साउंड ही नहीं होता है। लेकिन जब हम बात पूरे का की करेंगे तो का में साउंड आ का आता है। अर्थात कोई भी वर्णमाला में कोई भी वर्ण बिना स्वर की सहायता से तो निर्मित होता ही नहीं है। तो जहां स्वर स्वर मिलेंगे वहां स्वर संधि होगी। और कब देखा जाता है, कहां के देखा जाता है? बिल्कुल ये जो हमने देखा, ये जोड़ने से पहले जो साउंड आया आ और उ, तो ये ला यहां का और यहां का, मतलब जोड़ जो प्लस, हमारा प्लस का निशान लगा है उसके जस्ट पास पास वाले शब्दों को देखते हैं। तो स्वर स्वर है तो स्वर संधि होगी। समझ में आया? स्वर संधि की हम बात कर रहे हैं। अब हम चलते हैं तो दो स्वरों के योग से होने वाले परिवर्तन को, किसको? दो स्वरों से जो योग हो रहा है और उससे जो परिवर्तन हो रहा है उसको ही हम स्वर संधि कहते हैं। किसे कहते हैं स्वर संधि? संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों के मेल को। संधि हमने किसको कहा था? संधि हमने कहा था दो वर्णों के मेल से, क्योंकि संधि में तो सब आ जाएंगे, स्वर भी आ जाएंगे, व्यंजन भी आ जाएंगे। लेकिन अभी हमने पढ़ा दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। ये हमने संधि में पढ़ा, ठीक है। फिर हमने उसका पहला जो भेद है उसको पढ़ा, वो है हमारा स्वर। तो स्वर में क्या देखा हमने? स्वर में पढ़ा दो स्वरों के योग से स्वरों के, स्वर और व्यंजन की बात कर रहे हैं हम, तो दो स्वरों के योग से होने वाले विकार मतलब परिवर्तन या चेंजेस या बदलाव, तो दो स्वरों के योग से होने वाले परिवर्तन को ही स्वर संधि कहते हैं। इतना समझ में आया? संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। कितने प्रकार की संधि होती है? 3 प्रकार की संधि होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि किसे कहते हैं? दो स्वरों के योग से होने वाले विकार को, परिवर्तन को या बदलाव को ही स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के होते हैं 5 प्रकार। कितने होते हैं? 5। कौन कौन से? सबसे पहला आ जाएगा दीर्घ संधि। स्वर संधि पढ़ रहे हैं हम, जो स्वरों के मतलब जो स्वरों के योग से मिलकर बनेंगे ना शब्द, उनको स्वर संधि कहते हैं। अभी हम किसे पढ़ रहे हैं? स्वर संधि। स्वर संधि किसे कहते हैं? दो स्वरों के योग से होने वाले विकार को, परिवर्तन को या बदलाव को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के होते हैं 5 प्रकार। सबसे पहला है दीर्घ संधि। दीर्घ मतलब बड़ी वाली, दीर्घ अर्थात बड़ी। तो यहां पर उसके बाद होती है गुण संधि। कौन सी संधि सबसे पहली? पहली है दीर्घ संधि, दीर्घ मतलब बड़ी वाली। फिर है गुण संधि, गुण जहां पर देखते हैं अब। फिर है हमारी वृद्धि या विस्मय, ये है दीर्घ, ये है वृद्धि। तो अब यहाँ पर दीर्घ और वृद्धि में भी आप कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा और वृद्धि का मतलब होता है बढ़ावा, बढ़ना, ठीक है, यदि शब्द के अकॉर्डिंग हम देखें। उसके बाद आती है यण संधि और इसी का लास्ट भेद है अयादि संधि। कौन कौन से? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। याद हो गए 5 नाम? बोलो कौन कौन से हैं? दीर्घ संधि, ठीक है, गुण संधि, ठीक है, वृद्धि संधि, ठीक है, जल्दी बोलो जल्दी बोलो, यण संधि और अयादि संधि। ये 5 संधि हो गई हमारी। अब यदि हम देखें हमने अभी अभी क्या पढ़ा, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हमने अभी क्या पढ़ा? संधि। संधि का अर्थ क्या है? संधि क्या कहते हैं? संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों के परस्पर मेल से होने वाले विकार। बस आप विकार को याद रखो, विकार का अर्थ होता है परिवर्तन, ठीक है, विकार का अर्थ होता है परिवर्तन। ओके, विकार का क्या अर्थ होता है? परिवर्तन। तो संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों के योग से या मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि।
स्वर संधि किसे कहते हैं? दो स्वरों के योग से, मेल से, मेल या योग, मेल मतलब भी जोड़ होता है, योग मतलब भी जोड़ होता है, ठीक है। तो यहां पर सिर्फ संधि की हम बात करें तो यहां संधि में आ जाएगा दो वर्णों के मेल, वर्ण का मेल आ जाएगा, ठीक है, यहां पर वर्णों का मेल आ जाएगा। और यदि हम स्वर संधि की कह दें तो यहां पर स्वरों का मेल आ जाएगा, बस यहां पर सेम ही रहेगा। संधि की हम बात करें तो दो वर्णों के योग से होने वाले विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। स्वर संधि किसे कहते हैं? दो स्वरों के मेल से होने वाले, मेल मतलब जुड़ने से, योग से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। क्लियर? देखो, अब देखो, आप बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। दीर्घ मतलब बड़ा, बड़ा, बड़ी ई, बड़ा आ, क्योंकि हम बात कर रहे हैं बड़े की, दीर्घ की, बड़े की, सबसे बड़े की। जब ह्रस्व या दीर्घ, आप सुनो, ह्रस्व मतलब होता है छोटा, दीर्घ मतलब होता है बड़ा। जब ह्रस्व या दीर्घ, अ अथवा आ, ह्रस्व मतलब लिख देती हूं यहां पर आपको ताकि समझ में आ जाए, ऋषि की मात्रा है ह्रस्व, ह्रस्व साउंड क्या है इसका? ह्रस्व। जैसे ऋतिक, ऋतिक हम बोलते हैं ना, ऋतिक, हृदय, हृदय, हृदय ऐसा नहीं बोलते हम, हृदय नहीं बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? हृदय। मतलब वो एकदम साउंड रा और हा का साउंड आ जाता है, हृदय। ऐसा ही ह्रस्व, ह्रस्व मतलब होता है छोटा और दीर्घ मतलब होता है बड़ा, बड़ा, ठीक, बड़ा। क्या होता है? ह्रस्व मतलब होता है छोटा और दीर्घ मतलब होता है बड़ा। तो अब हम बात कर रहे हैं छोटा या बड़ा की, छोटी ई या बड़ी ई की। तो जब ह्रस्व या दीर्घ अथवा आ या आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ आ आए तो उन दोनों की जगह पर आ हो जाता है। दीर्घ संधि में क्या होता है? जब कहीं, जब कोई भी, जैसे आप देखो, अद्यपि, हिमाच्छादित, विद्यार्थी को समझ लेना, विद्यार्थी अच्छा शब्द है जो कि आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, पुस्तकालय जाएगा। तो अब ध्यान से सुनना कि जब ह्रस्व या दीर्घ मतलब आ या आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ आ आए, जब हमने किसकी बात करते हैं, कहां आता है? जब कोई भी जो धन का निशान लगता है, जो प्लस का निशान लगता है, उसके जस्ट पहले, ठीक, और इसी के जस्ट बाद में जो शब्द आते हैं, जो वर्ण आते हैं, नॉट शब्द, जो धन के पहले, बिल्कुल पहले, और जो धन के बिल्कुल बाद में जो वर्ण आते हैं, ठीक है, जो भी वर्ण आते हैं उन्हीं के अनुसार संधि डिसाइड होती है। तो दीर्घ संधि में यदि बिल्कुल प्लस के पहले छोटा आ जाए या बड़ा आ जाए, ठीक है, यहां पर भी उसके जस्ट बाद में छोटा आ जाए या बड़ा आ जाए, परिणाम स्वरूप यहां चाहे तो छोटा बन जाए चाहे तो बड़ा बन जाए, तो यहां पर हो जाएगी दीर्घ संधि। ठीक यहीं पर ई भी आ जाएगा, चाहे तो ये आ जाए, चाहे तो ये आ जाए, और चाहे तो यहां बड़ी ई बन जाए, तब भी यहां दीर्घ संधि हो जाएगी। छोटा बड़ा, छोटा बड़ा मतलब सिर्फ छोटा से अनार, बड़ा से आम नहीं, जो भी जब ह्रस्व या दीर्घ आ अथवा आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ आए तो उन दोनों की जगह पर आ हो जाता है। मतलब जब छोटा और बड़ा मिलेगा तब भी बड़ा आ ही होगा, छोटी बड़ी मिलेगी तब भी बड़ी ई ही होगी। मतलब जैसे अभी कहा था ना, माइनस प्लस माइनस होता है, प्लस 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 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, माइनस प्लस माइनस हो जाता है, नियम है ना ये। तो ऐसे ही यदि छोटा आ और बड़ा आ मिलेगा तब भी तो उन दोनों की जगह पर बड़ा आ ही हो जाएगा। जैसे देखो, छोटा आ या बड़ा आ, धन छोटा आ या बड़ा आ गया, यही है जो यहां पर लिखा है। या तो आप इसको और इसको मिला दो या फिर आप इसको और इसको मिला दो, परिणाम यही होगा। जैसे ये छोटा छोटा बड़ा हो गया तो यहां पर जाएगा यद प्लस यपि यद्यपि, ठीक है, आ, ठीक है, आ मतलब बड़ा आ और आ मिलेगा तब भी आ बनेगा, छोटा आ और आ बड़ा आ मिलेगा तब भी बड़ा आ मिलेगा,
छोटा आ मिलेगा तब भी बड़ा आ मिलेगा, मतलब परिणाम स्वरूप बड़ा ही रहेगा, क्योंकि बात कर रहे हैं हम दीर्घ संधि की। अब देखो आप उदाहरण, जैसे लिखा है विद्या प्लस अर्थी, यहां आया है बड़ा, यहां आया है छोटा, लेकिन यहां पर दोनों को मिलाकर बड़ा बन गया है विद्यार्थी। जैसे यहां पुस्तक, जैसे अभी मैंने बताया था ना क हम बोल रहे हैं तो उसमें भी आ है, क आ, कौन सा का जब हम बोल रहे हैं तो कौन सा साउंड है इसमें, क आ, मतलब क आप बोलकर देखो क आ साउंड आ रहा है, छोटा आ और बड़ा आ, पुस्तकालय बड़ा हो जाएगा। विद्या ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है, तो यहां भी बड़ा हो जाएगा। अर्थात फिर से मैं बता देती हूं एक बार और, छोटा और बड़ा तब भी बड़ा ही होगा, ठीक है। छोटा प्लस छोटा तब भी बड़ा आ होगा, बड़ा प्लस छोटा तब भी बड़ा आ ही होगा, ठीक है। या फिर देखो कितने सारे लिखे ना, आ या आ, ये सब सेम लिखा है यहां, कुल मिलाकर होगा उसका परिणाम बड़ा आ। तो दीर्घ संधि के यही उदाहरण है। जब कभी कोई सा भी शब्द आ जाए, आप उसका विच्छेद करके जब देख लोगे और यहां पर यदि छोटा या बड़ा आ रहा है और उसको मिलाकर देखोगे और बीच में यदि बड़ा आ है, बीच में यदि बड़ा आ है, बीच में यदि बड़ा आ है, समझ लेना ये दीर्घ संधि का ही उदाहरण है। तो आप यदि पहचानने को भी आ जाते हैं तब भी वो आप तुरंत आइडेंटिफाई कर लेना कि दीर्घ संधि मतलब बड़ा। जो भी जब आपको विच्छेद करना भी आना चाहिए, विद्यालय को कैसे विच्छेद करोगे, विद्या धन आलय, वहां भी बड़ा है यहां भी बड़ा है, विद्यार्थी, विद्या धन अर्थी, लेकिन विद्यार्थी बीच में आप देखोगे तो बड़ा ही आएगा, तो ये दीर्घ संधि का ही उदाहरण हो जाएगा। इतना क्लियर है? बहुत बढ़िया। जैसे ध्यान से देना, अभी मैंने बता ही दिया है कि ह्रस्व का अर्थ है जब वर्णों पर भार कम दिया जाता है, मतलब ह्रस्व का अर्थ है जब वर्ण, कोई भी वर्ण बोलते समय कम समय लगे या भार कम दिया जाए, जैसे क तो ह्रस्व है, और दीर्घ का, ठीक है, क ह्रस्व छोटा कम समय लगे, दीर्घ बड़ा, का, ठीक है। हमने लिखे काका, तो कैसे बोलेंगे हम, काका, दोनों में दीर्घ, अधिक समय लग रहा है ना, ज्यादा। और यदि हम बोलेंगे कल, कैसे बोलेंगे इसको, कल, हम ये नहीं बोलेंगे, इसकी जगह यदि होता काल तो बड़ा समय लगता। तो ह्रस्व का अर्थ है जब वर्णों पर भार कम दिया जाता है, अर्थात कम समय के लिए, मतलब कम साउंड, लेकिन और जिन वर्णों पर अधिक भार देकर बोला जाता है उन्हें दीर्घ कहते हैं। आप इन वाक्यों को ध्यान से पढ़ें तो आपको और अच्छे से समझ में आ ही जाएगा। देखो, जैसे जब ह्रस्व या दीर्घ ई के बाद ह्रस्व या दीर्घ ई आए तो उन दोनों की जगह पर ई हो जाता है। सेम वही जैसे हमने अभी देखा था ना, आ और अ मिलकर बन गए थे आ, ऐसे ही आ और बड़ा आ मिलकर भी बन गए थे बड़ा आ, और बड़ा आ और छोटा अ उसको भी मिलकर बन गए थे बड़ा आ। अब ऐसा ही ई है, ई का उदाहरण है छोटी ई मिलकर बन जाएगी बड़ी ई, छोटी ई बड़ी ई मिलकर बन जाएगी बड़ी ई। तो बड़ी ही होगी यहां पर। जब ह्रस्व या दीर्घ ई के बाद ह्रस्व या दीर्घ ई आए तो उन दोनों की जगह क्या हो जाएगा, बड़ी ई, मतलब ये भी छोटी है ये भी छोटी, लेकिन मिलकर क्या बन जाएगी, बड़ी। देखो यही लिखा है, या तो ई और ई मिले, या फिर बड़ी ई और छोटी ई मिले, या छोटी ई और बड़ी ई मिले, चाहे बड़ी ई और बड़ी ई भी मिल जाए, चाहे बड़ी ई और बड़ी ई भी मिल जाए, तब भी बड़ी ई ही बनता है, बड़ी ई ही बनेगा। अब ऐसे शब्दों से निर्माण कैसे होगा इनका, जैसे छोटी ई बड़ी ई, छोटी ई
गिरींद्र, गिरींद्र। जैसे देखो, आपको बस इतना ध्यान देना है, प्लीज बहुत अच्छे से सुन लो, जितने अच्छे से सुन लोगे आप कभी नहीं भूलोगे। क्या है यहाँ पर? गिरींद्र एक शब्द है, गिरीश एक शब्द है, महेंद्र एक शब्द है, नदीश एक शब्द है। तो यदि गिरीश की बात करें या गिरींद्र की बात करें, तो गिरींद्र को जब हम विच्छेद करेंगे, गिरी प्लस इंद्र, गिरी गिरी गिरी, ठीक, यहां से थोड़ा रब कर देते हैं। देखो गिरींद्र को कैसे लिखेंगे? गिरी प्लस इंद्र, छोटी ई, तो छोटी ई मिलकर भी क्या बनता है? बड़ी ई। तो यहां पर क्या हो जाएगा? गिरींद्र, अर्थात बढ़ गई है बात, तो बन गई है हमारी दीर्घ संधि। छोटा आ बड़ा आ, छोटा आ बड़ा आ, बड़ा आ, बड़ा आ बड़ा आ, बड़ा। ठीक उसी तरह से छोटी ई प्लस छोटी ई बड़ी ई, बड़ी ई प्लस छोटी ई फिर भी बड़ी, बड़ी ई बड़ी फिर भी बड़ी। तो बस यही यहां पर दिखा है कि यदि छोटी छोटी मिलती हैं तब भी बड़ी बनता है, बड़ी बड़ी मिलती हैं तब भी बड़ी ही बनेगा। वैसे ही जैसे प्लस 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 होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है। नियम है और इन नियमों को हमें जैसे कितना आसान लगता है ना। अच्छा, प्लस 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 ये तो हमें पता है, माइनस प्लस माइनस ये भी हमें पता है, माइनस माइनस प्लस ये भी हमें पता है, बस तो ये भी आप ही को पता है ना। छोटी छोटी बड़ी, बड़ी बड़ी बड़ी, छोटी बड़ी बड़ी, बस यही तो नियम है। तो ये आ जाएगा यहां पर कि यदि इस तरह के बीच में आप देख लेना, बीच में यदि बड़ी ई की मात्रा है, मतलब आप समझ लेना बड़ी, बड़ी कौन सी? दीर्घ, दीर्घ मतलब बड़ा, दीर्घ संधि की यहां पर बात की जा रही है। अब देखो स्वर संधि, मतलब स्वर संधि का पहला जो उदाहरण है दीर्घ संधि, हम वही पढ़ रहे हैं, ठीक है। और स्वर संधि मतलब स्वरों का मेल। हम छोटा आ ई ऊ की बात कर रहे हैं, जो स्वर होते हैं, का ख गा से व्यंजन स्टार्ट होते हैं, तो अभी हम स्वर संधि की बात कर रहे हैं। तो जब ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व मतलब समझ गए छोटा, दीर्घ मतलब बड़ा, मतलब ह्रस्व मतलब ऐसे वर्ण जिनको बोलने में कम समय लगता है, जैसे छोटा ऊ, बड़ा ऊ, है ना। छोटा क की मैं बात कर रही हूं, ऐसा नहीं कि मैं स्वर या व्यंजन को, मैं वर्ण की बात कर रही हूं। कोई भी वर्ण की यदि बात करें, क, कल, ठीक है। यदि हम बात करें काल, तो बड़ा आ जाएगा। ह्रस्व मतलब कम समय के लिए जिन वर्णों को बोलते समय कम समय लगता है वो ह्रस्व कहलाते हैं, जिनमें अधिक समय लगता है वो दीर्घ कहलाते हैं। स्वर संधि का पहला उदाहरण हम पढ़ रहे हैं दीर्घ संधि। हमने आ ई प्लस ई, अब पढ़ेंगे हम ऊ वाला। तो जब ह्रस्व या दीर्घ ऊ के बाद ह्रस्व या दीर्घ ऊ आए तो उन दोनों की जगह बड़ा ऊ हो जाता है। सेम फॉर्मूला चल रहा है, बिल्कुल सेम। देखो छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ, छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ, बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ, बड़ा ऊ हो जाएगा बड़ा ऊ ही, ठीक। छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ हो जाएगा। जैसे विधु उदय, ये भी छोटा ऊ, ये भी छोटा है, हो जाएगा विधुदय, बड़ा ऊ बन जाएगा। छोटा ऊ बड़ा ऊ तब भी बड़ा ऊ बनेगा, छोटा ऊ तब भी बड़ा ऊ बनेगा, बड़ा ऊ है तब भी बड़ा ऊ ही बनेगा। आप समझ में आ रहा है? जहां आपको जो भी मात्रा दिखाई दे रही है किसी शब्द में, चाहे वो बड़ी ई आ जाए, बड़ा आ जाए, बड़ा ऊ आ जाए, दीर्घ संधि, बड़ी वाली संधि, ठीक है। तो ये भूदर्भ, भू प्लस उदर्भ, इधर भी बड़ा ऊ है, इधर भी बड़ा ऊ है, तो बड़ा ऊ मिला के भी बड़ा ऊ ही बनता है, तो ये भी दीर्घ संधि होगी। आई होप आपको समझ में आ रहा है ना। वेरी नाइस। अब बात आती है गुण संधि। क्या आपको दीर्घ संधि पूर्ण रूप से समझ में आ गई है? पहले बताइए मुझे, फिर मैं बढ़ूंगी गुण संधि की तरफ। दीर्घ संधि क्या है? तो सबसे पहले तो आप बोलेंगे मैडम दीर्घ संधि स्वर संधि का पहला उपभेद है। वेरी नाइस। दीर्घ संधि में क्या आइडेंटिफाई करते हैं हम? दीर्घ संधि में छोटा आ धन बड़ा आ, बड़ा आ धन छोटा आ फिर भी बड़ा आ प्लस बड़ा आ फिर भी बड़ा। वेरी गुड। छोटी ई बड़ी ई, छोटी ई बड़ी ई, बड़ी ई बड़ी ई, बड़ी ई बड़ी। ऐसे ही अब चलेंगे हम। तो आ, छोटा आ, बड़ा आ और ई, मतलब सारे छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, ये तीनों किस में आ गए? दीर्घ संधि में। इतना क्लियर है? अब चलते हैं हम गुण संधि की ओर। देखो दीर्घ संधि क्लियर? वेरी गुड। सुनना ध्यान से तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा।
तो जब ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व और दीर्घ का अंतर आपको समझ में आ गया, अर्थ आपको समझ में आ गया। ह्रस्व मतलब छोटा, मतलब कम समय जिनमें लगता है, दीर्घ मतलब बड़ा। तो गुण संधि, बात तो हम कर रहे हैं अभी कौन सी, स्वर संधि का दूसरा भेद, गुण संधि। तो जब ह्रस्व या दीर्घ अ के बाद ह्रस्व या दीर्घ ई आए, अभी तक हम क्या देख रहे थे, समान ही आ रहे थे, या तो छोटा आ बड़ा आ एक साथ आ रहे थे, या बड़ा आ छोटा आ, मतलब आ के साथ आ ही आ रहा था तो वो दीर्घ संधि थी, ई के साथ ई ही आ रहा था तो भी दीर्घ संधि थी, ऊ के साथ ऊ ही आ रहा था तो दीर्घ संधि थी। किसके साथ, देखो एक बार एक और बात कर लेते हैं। आ के साथ आ ही आ रहा था, चाहे वो छोटा आ हो, चाहे वो बड़ा आ हो, ठीक है, चाहे वो छोटी ई और बड़ी ई हो, चाहे वो छोटी ई और छोटी ई हो, चाहे वो बड़ी ई और बड़ी ई हो, चाहे वो छोटा ऊ या बड़ा ऊ हो, चाहे वो छोटा ऊ और छोटा ऊ हो, चाहे वो बड़ा ऊ और बड़ा ऊ हो। ये इतने जो हैं वो दीर्घ संधि के हैं, ठीक है। अभी तक समान मतलब क्या हो रहा था, जो स्वर थे, जो दीर्घ संधि की हम बात कर रहे थे वो समान था, या छोटा बड़ा था, या ई ही था, या ऊ ही था, मतलब आ मिलकर आ बना रहे थे, ई मिलकर ई बना रहे थे, ऊ मिलकर ऊ बना रहे थे, मतलब समान जो वर्ण था वो मिलकर समान वर्ण बना रहा था। अब यहां पर गुण संधि में क्या अंतर आया है वो ध्यान से सुनो। क्या आपको इतना क्लियर हुआ जो मैंने अभी बताया? क्या बताया मैंने अभी? मैंने बताया, देखो एक बार और देख लो, हमने दीर्घ संधि में क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था आ और आ ही मिल रहे थे, मतलब आ के साथ आ ही मिल रहा था, चाहे वो छोटा आ हो या बड़ा आ हो। ई के साथ ई ही मिल रही थी, चाहे वो छोटी ई हो या बड़ी ई हो। ऊ के साथ ऊ ही मिल रहा था, चाहे वो छोटा ऊ हो या बड़ा ऊ हो, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा था दीर्घ संधि में, इतना ध्यान रखो। गुण संधि में ई या आ ए मतलब ये सब मिल जाएंगे। अब जितने भी स्वर हैं वो आपस में मिल जाएंगे। अभी तो आ के साथ आ था, ई के साथ ई था, ऊ के साथ ऊ था दीर्घ संधि में। गुण संधि में सबके गुणों की ओर ध्यान दिया जा रहा है। तो जब ह्रस्व या दीर्घ आ के बाद ई, जब ह्रस्व या दीर्घ आ के बाद चाहे वो दीर्घ हो, छोटा आ हो या बड़ा आ हो, उसके बाद ह्रस्व या दीर्घ छोटी ई आए तो उन दोनों की जगह पर ए हो जाता है। जब आ और ई मिलकर ए बन जाए, जैसे देखो भारतेंदु, यहां पर था आ, यहां पर था ई, भारत प्लस इंदु, लेकिन यहां तो ए हो गया तो आ ई ए हो जाता है यहां पर। जबकि दीर्घ संधि में क्या होता था, आ और आ मिलकर आ ही बनते थे। अब यहां पर आ और ई मिलकर ए बन रहे हैं, बड़ा आ और ई मिलकर भी ए ही बन रहे हैं, छोटा आ और बड़ी ई मिलकर भी ए ही बन रहे हैं। कुल मिलाकर गुण संधि में अभी ये जो एग्जाम्पल है उनके आधार पर अब ए का निर्माण हो रहा है। पहले क्या हो जाता था, जो मिलते थे, जो भी मिलते थे वो मिलकर भी वही बनते थे। जैसे ये बन गए थे, ठीक है, ये बने थे ना, यही बन रहे थे, यही बन रहे थे सब कुछ। लेकिन अब आ और ई मिलेगा तो ए बन जाएगा, आ बड़ा आ और छोटी ई मिलेगा तब भी ए बनेगा, छोटा आ और बड़ी ई मिलेगा तब भी ए ही बनेगा। तो यहां पर आ जाएगी ये गुण संधि। चलो मैं इसको क्लियर कर दूं और अच्छे से बता दूं आपको। गुण संधि, गुण संधि, गुण दीर्घ समझ में आ गया ना, अ ई उ, इनको मिलकर ही बनेंगे दीर्घ संधि। गुण संधि में आ और ई, छोटा आ और छोटी ई, छोटा आ और बड़ी ई, बड़ा आ और छोटी ई, बड़ा आ और ए बनेगा मिलकर ए ही। ठीक उसी तरह से छोटा आ छोटी ई ए मिल गया, भारत प्लस इंदु बन गया भारतेंदु। मिले हैं आ और ई, समझ में आया, भारत
भारत धन इंदु। ठीक है, भारत, ता साउंड में क्या है अ, तो यहां क्या है, यहां क्या है आ, और यहां क्या है ई, और मिलकर क्या बन गया ए। मतलब भारत, समझ में आया, स्वर है जो, जब हम ता अकेला बोलेंगे ता में क्या साउंड आ रहा है आ, ता क्या है आ। ठीक है, तो ता में क्या छुपा है आ, और ई तो है ही, तो आ और ई मिलकर बन गए ए, और वो भी अय नहीं ए। ठीक है, सिर्फ ए, तो यहां पर आ जाएगा, अभी मात्रा नहीं है ए में, सिर्फ ए ही बनेगा, अय नहीं बनेगा, सिर्फ ए बनेगा। ध्यान से देना, यहां जो एक मात्रा जो होती है, एक और स्टूडेंट्स कभी कभी मिस्टेक कर देते हैं कि कभी कभी ए पे दो मात्राएं लगा देते हैं। नो, दिस इज वेरी वेरी रॉन्ग, गलत है ये। क्योंकि जो ए होता है, ए का यदि हम बात करें, चलो यदि हम ए की बात करें तो वो अपने आप में एक मात्रा है। इस ए पर कभी दो मात्रा नहीं लगती, क्योंकि इसका अर्थ ही है एक मात्रा, और जब इस पर एक और मात्रा लग जाएगी तब यहां पर हो जाती है दो मात्रा। तो अभी हम जो बात कर रहे हैं वो ए, सिर्फ ए की बात कर रहे हैं, जो सिर्फ एक मात्रा के द्वारा दर्शाया जाता है। किसकी बात कर रहे हैं? ए, ए, ए। जैसे यदि हम देखें ना, भारतेंदु, महेंद्र, सुरेंद्र। ठीक है, तो अ इ उ ये सब ए बनेंगे, भारत प्लस इंदु, आ और ई भी ए बन जाएगा, ये ए बन गया यहां पर। ठीक, बड़ा आ और ई ये भी बन गया ए, आ और बड़ी ई ये भी बन गया ए, आ प्लस बड़ी ई ये भी बन गया ए। तो यहां पर छोटा आ प्लस छोटी ई भी ए ही बन जाएंगे, छोटा आ प्लस बड़ी ई ये भी ए ही बनेगा, बड़ा आ प्लस छोटी ई ये भी ए ही बनेगा, बड़ा आ प्लस बड़ी ई ये भी ए ही बनेगा। कुल मिलाकर यहां पर ए ही बनेगा। तो जिन शब्दों में ए की मात्रा लगी रहती है बीच में, वहां हो जाती है गुण संधि, यदि आपको शॉर्ट तरीके से समझना हो। ठीक है, तो अब चलें हम और आगे। तो जब ह्रस्व या दीर्घ अ के बाद ह्रस्व या दीर्घ उ आए, अभी हमने छोटे छोटे पढ़े हैं ना, छोटे छोटे पढ़े हैं, छोटा आ जैसे आ और ई ए, या बड़ा आ और छोटा कुछ भी, मतलब कुल मिला के ए हो सॉरी। अब हम देख रहे हैं जब ह्रस्व या दीर्घ आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ उ आए तो उन दोनों की जगह ओ हो जाता है, ये नियम है। अभी हमने क्या पढ़ा था कि जब ह्रस्व आ के, या तो ये छोटा आ होगा या तो ये बड़ा आ होगा, या तो ये छोटी ई होगी या तो ये बड़ी ई होगी। तो जब इनके बाद ह्रस्व या दीर्घ उन दोनों के स्थान पर क्या जाता है, ए का निर्माण। तो जब ह्रस्व या दीर्घ आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ ई आए, तो ठीक है, आ के बाद तुरंत ई आ रहा है तो वो ए होगा। कोई सा भी शब्द, जैसे महेंद्र की हम बात करें, गणेश की हम बात करें, गणेश, इसको हम कैसे करेंगे, गण प्लस ईश। तो यहां ये क्या है, ये क्या है अ, ये क्या है ई, कुल मिलाकर क्या हुआ ए हो गया गणेश। अब क्या आ रहा है, जब ह्रस्व या दीर्घ अ या आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ बड़ी ई या ई आए, अभी क्या आ रहा था, छोटा आ के बाद। ठीक है, तो यहां पर ए, ये सब हो गया। अब हम चल रहे हैं आगे की तरफ। अब हमने देख रहे हैं क्या कि जब छोटा आ या बड़ा आ, तो उसके बाद जब ऊ आ जाए, समझ में आया। जैसे अभी हमने क्या देखा था, अ और ई, आ के तुरंत बाद अ ई, फिर आता है ऊ, ऐसे ध्यान में रख लो, कंफ्यूज नहीं होना। अ ई, ई और ई के बाद ऊ आता है।
तो जब क्या हो जाता है, जब छोटा आ और छोटा आ मिलकर बड़ा बनते हैं। फिर हमने देखा वो दीर्घ संधि में देखा, फिर हमने देखा आ के बाद आ और ई मिलकर ए बन जाता है। ठीक है, तो अब आ के बाद यदि ऊ आ जाए, चाहे वो छोटा आ हो चाहे वो बड़ा आ हो, लेकिन उनके तुरंत बाद मतलब प्लस, जो प्लस रहेगा इधर रहे, कोई छोटा आ रहे या चाहे बड़ा आ रहे। इससे पहले थोड़ा सा मैं इसको रब कर दूं ताकि और क्लियर हो जाए आपको। ठीक, चलो इधर करते हैं। चाहे यहां छोटा हो चाहे यहां बड़ा हो, और इसके बाद यदि चाहे छोटा ऊ या चाहे बड़ा ऊ आ जाए तो उसको मिलाकर ओ हो जाता है, ओ हो जाता है। ठीक है, कैसे? तो जब ह्रस्व या दीर्घ आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ ऊ आए तो उन दोनों की जगह पर ओ हो जाता है। जैसे कि अ उ ओ, चंद्रोदय, जलोर्मी, महोत्सव, घंघोरमी, ये सब कुछ आ जाएंगे इसी में। देवर्षि, अब वो देखो ये सब इसी में आएंगे। अभी स्वर संधि का दूसरा गुण संधि ही चल रहा है हमारा। चाहे आ मिले चाहे ऊ हो जाएगा ओ। अब चलें एक और, तो आ के बाद यदि ऋषि आ जाए, हमने क्या पढ़ा, आ ई ऊ, अब पहुंचे हम ऋषि पर, ऋषि पर। तो जब इनके बाद यदि, अभी हम इसको रफ कर देते हैं, ऊ को रफ कर देते हैं। अब यदि यहां पर ऋषि आ जाए, किसके बाद ऋषि आ जाए, या तो आ के बाद, ठीक, आ के बाद ऋषि आए तो उन दोनों की जगह पर अर हो जाता है। क्या हो जाता है? अर। जैसे आ ऋषि, ऋषि देवर्षि, देव ऋषि, अर हो जाता है। देवर्षि, महर्षि। तो ऐसे आपको जोड़ना पड़ेगा, तब भी आपको गुण संधि ही होगी। मतलब कितने नियम हुए गुण संधि के? 3। कौन कौन से? अ ई ए बन जाता है, ठीक है। फिर उ ओ बन जाता है। फिर और ऋषि क्या बन जाता है? अर। तो वो भी गुण संधि के हमने 3 प्रकार के नियम पढ़ लिए, याद है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलते हैं आगे। वृद्धि संधि, स्वर संधि का तीसरा भेद है वृद्धि संधि। पहला कौन सा था? दीर्घ संधि। दूसरा कौन सा था? गुण संधि। तीसरा कौन सा है? वृद्धि संधि। तो जब ह्रस्व या दीर्घ आ के आगे ए अथवा अय आए, तो हमने अभी ऋषि तक तो कर ही लिया था। ऋषि तक किस में गया है? गुण संधि में। ऋषि तक किस में गया है? गुण संधि में। अब आ के बाद यदि ए और अय है तो वो जाएगा वृद्धि संधि में। स्वर संधि के ही भेद पढ़ रहे हैं। दीर्घ संधि हमने पढ़ ली, गुण संधि हमने पढ़ ली, वृद्धि संधि हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहला वृद्धि संधि में हमने छोटा छोटा बड़ा बन गया, छोटा आ बड़ा आ बन गया, छोटी, ये सब पढ़ा हमने। मतलब आ और ई थे सिर्फ वृद्धि संधि में। फिर हम आए गुण संधि की तरफ, जहां पर आ और ए मिलकर ए बन गए थे, ठीक है, ये भी हमने जान लिया। अब हम चल रहे हैं वृद्धि संधि की ओर, जहां पर ह्रस्व या दीर्घ मतलब छोटा आ या बड़ा अ के बाद यदि ए आता है, वो कहां पर आएगा? यहां पर होगा छोटा आ या यहां पर होगा बड़ा आ, और यहां पर आ जाए या तो ए आ जाए या अय आ जाए, तो उन दोनों का क्या हो जाता है? अय। ठीक, या तो यहां ए या होगा ये यही। यदि इसके बाद ये आ जाता है या इसके बाद ये आ जाता है, चाहे तो आप इस तरह से लिख लें, चाहे तो आप इस तरह से लिख लें, आएगा तो यही। ठीक, इसके बाद यदि हाँ, इसको यहां ऐसे भी लिख लें और इसको ऐसे भी लिख लें, और बनेगा लेकिन अय। तो जब ह्रस्व या दीर्घ आ के आगे ए अथवा अय आए तो उन दोनों की जगह अय हो ही जाता है, चाहे वो ए आए या अय आए, होगा वो अय। जैसे आ धन ए, आ धन अय, आ धन ए, आ धन अय, बनेगा वो अय। जैसे एक एक, एक एक, ठीक है। मतैक्य, सदैव, अय की मात्रा जहां बीच में आपको शब्द में, जहां कहीं बीच में आपको अय दिख जाए
तो तुरंत कैच कर लेना भैया, ये तो वृद्धि संधि है, इसमें तो मात्राएं बढ़ गईं। अभी तक हमने बात की थी बिना मात्रा की, फिर जैसे तैसे एक मात्रा आई थी गणेश में, महेंद्र में, है ना। अब वो 2 मात्रा हो गई, मतलब बढ़ गई है मात्राएं, बढ़ गई ना। अभी तक सिंगल मात्रा की हम बात कर रहे थे, बढ़ना मतलब वृद्धि। तो वृद्धि संधि में बढ़ी हुई मात्राएं दिखाई देती हैं। समझ में आया? बहुत बढ़िया। और देख लेते हैं, जब ह्रस्व या दीर्घ आ के आगे औ अथवा औ आए तब भी औ ही होता है। जैसे चाहे ये तो हमेशा चलता ही रहेगा, क्योंकि बात हो रही है स्वर संधि के उपभेदों की, और स्वर तो आ से ही शुरू होता है। तो आ तो कांस्टेंट रहेगा हर जगह 5 भेदों में, चाहे वो हम बात करें दीर्घ की, चाहे हम बात करें गुण की, चाहे वृद्धि की, चाहे यण की, चाहे अयादि की। आ तो अपनी स्थान या अपनी पोजीशन छोड़ने वाला है नहीं। तो जब ह्रस्व या दीर्घ आ के आगे औ अथवा औ आए तो उन दोनों की जगह पर औ हो जाता है। मतलब आ के आगे या तो ओ से ओख लिया जाए या औ से औरत आ जाए, होगा वो औ से औरत। जैसे आ और ओ, छोटा आ और औ, चाहे बड़ा आ या औ, होगा वो औ। जैसे देखो, सुंदर ये आ है, ये ओ है, लेकिन हो गया वो औ। आ है, औ है, हो गया वो औ। आ है, ओ है, हो तो गया वो औ। कुल मिलाकर हो जाएगा वो औ। तो वृद्धि संधि में मात्राएं बढ़ गई हैं, आई की मात्रा आ गई, औ की मात्रा आ गई। हमने बिना मात्रा से शुरू किया, फिर एक मात्रा आई गुण संधि में, फिर डबल मात्रा है, मतलब औ, अय और औ, अय और औ आ गई हैं हमारी वृद्धि संधि में, क्योंकि वृद्धि मतलब होता है बढ़ना। तो बढ़ गई हैं भाई मात्राएं, तो वो तो वृद्धि संधि में रहेंगी ही रहेंगी। चलो अब चले हम यण संधि की ओर। यण संधि से ई का प्रारंभिक अवस्था शुरू होती है, क्योंकि अभी तक जो हमने पढ़ा था 3 संधि पढ़ी थी। कौन कौन सी बताओ जल्दी? पहली संधि थी दीर्घ, फिर पढ़ी हमने गुण, फिर पढ़ी हमने, जल्दी बोलो, वृद्धि। तो तीनों संधि में आ पहले, जो मतलब पहले आ और फिर ई, फिर आ और आ, ये पढ़ते गए आ और ए। तो आ था, अब गुण संधि से ई कॉन्स्ट, मतलब ई की प्रधानता आ गई, अब ई आ गई है मेन, उसमें मुख्य सीट पर पधार गई है ई। कहां से? यण संधि से। तो जब ई या ई के आगे कोई विजातीय अथवा असमान स्वर आ जाता है तो इसके स्थान पर या हो जाता है। जैसे सुनो, कैसे विजातीय या असमान स्वर, मतलब ई के साथ ई ना रहे, बड़ी ई के साथ कोई बड़ी ई ही ना रहे, कोई अलग सा स्वर आ जाए तो भाई या हो जाता है। जैसे ई के साथ पहले ई रहेगी, लेकिन देखो जो धन हम विच्छेद करते हैं ना, तो सबसे पहले यहां तो रहेगी ई, चाहे वो छोटी रहे या बड़ी। लेकिन हाँ, इसके स्थान पर या तो आपका आ हो सकता है, या बड़ा आ हो सकता है, या छोटा या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ई और आ, ई और ये यहां पर ये या ही हो जाता है। फिर यहां देखें हम, ये आ जाता है ई और आ, फिर भी ये हो गया या, ठीक। तो या, ये देखो आप, या एक और पहचानने की इसकी बहुत अच्छी मतलब ट्रिक है कि ये देखो यण संधि किससे स्टार्ट हो रही है? या, आ, या, यद्य, या। जो शब्द बने रहेंगे ना उनमें या तो आएगा ही आएगा, इससे पहले या नहीं दिखाई दिया था, ठीक है। तो यण संधि में जब ई या ई के आगे कोई विजातीय वर्ण आ जाए, मतलब ई के जैसा ना रहे, ई ही ना रहे, कोई विजातीय आ जाए, तब आ जाता है वहां यण संधि। इत्यादि, इति ई धन आ, नदी ई धन आ, ई धन बड़ा आ, हो जाता है वो या। तो यहां पर ई और आ मिल गए, बड़ी ई और बड़ा आ मिल गए, बड़ी ई और छोटा आ मिल गए, बड़ी ई और बड़ा आ मिल गए, बना तो है या ही। तो या का निर्माण होता है यण संधि में। ओके, चलो अब ऊ या छोटा ऊ या बड़ा ऊ के आगे जब किसी विजातीय असमान स्वर आ जाता है, अब जैसे पहले रहेगा छोटा ऊ या बड़ा ऊ,
मतलब स्टार्टिंग में जो धन के आगे मतलब ये जब हम विच्छेद करेंगे तो स्टार्टिंग में या तो आएगा यहां पर ई, छोटी ई या कुछ भी आ सकता है, ठीक है, या छोटी ई या बड़ी ई या फिर बड़ी ई और बड़ी ई, और यहां पर आपका आ या फिर बड़ा आ, ठीक। तो ये आपका इसमें आ जाएगा, किसमें, यण संधि में, क्योंकि ये मिलाकर बन जाएगा या। ठीक उसी तरह से एक और इसका क्या है, या तो धन के आगे मतलब प्लस के पहले ई रहेगी या प्लस के पहले ऊ या बड़ा ऊ रहेगा, तो वो यण संधि में आ जाएगा। समझ रहे हो क्या मैं कह रही हूं, कि जो भी आपका प्लस का निशान है, मतलब जब आप संधि विच्छेद करोगे, जब वर्णों को विच्छेद करोगे, वर्णों को तोड़ोगे, तो पहले हम क्या देख रहे थे, आ रहा था, है ना। अब हमने देखा है कि यहां पर ई आ रहा है, ई, और फिर हम देख रहे हैं ऊ आ रहा है, तो ई या ऊ, तो हमने देखा अब ऊ या ऊ के आगे जब किसी विजाति या समान स्वर आता है तो ऊ या स्थान पर क्या हो जाता है, वाह, ठीक है। अब देखो यहां कैसे आएगा, जब छोटा ऊ या बड़ा ऊ, ठीक, और कोई सा भी जैसे आ जाए आ, ठीक, तो वो हो जाता है वाह, ठीक। जैसे यण संधि के उदाहरण, छोटा ऊ छोटा आ, बड़ा ऊ बड़ा आ, वा, छोटा ऊ छोटा आ, वा, अनुअय, अनुअय का अन्वय, यस, ये ध्यान रखना है विच्छेद करने में भी। फिर है बड़ा ऊ बड़ा आ, वा और वधु प्लस आगमन, वधुर का आगमन, ठीक। जब ऋषि के आगे जब कोई असमान या विजातीय, कहां से शुरू हुआ है हमारा, ई ऊ ऋषि, छोटी ई बड़ी या छोटा ऊ बड़ा ऊ, या ऋषि के आगे जब कोई आ जाए तो पहले रहेगा ऋषि, धन के पहले तो ऋषि रहेगा ही रहेगा, फिर चाहे कुछ भी आ जाए, पित्रादेश, पितृधन आदेश दिया जाएगा इसमें। अयादि, अयादि संधि, अयादि में जब ए आई और ओ औ के परे कोई अन्य स्वर आ जाए तो इसके स्थान पर ए का ऐ, आई का आय, ओ का औ और औ का आव हो जाता है। ओके, चलो मैं फिर से पढ़ाती हूं। अयादि, अयादि नाम क्या है, अयादि। इससे पहले क्या पढ़ रहे थे, यण, यण में जो बीच में हम देख रहे थे या, देखो एक बार और देख लो, यण में हमने देखा था ये एक तो वा आ रहा था, एक या आ रहा था। अब हम पढ़ रहे हैं अयादि, अयादि में सब शामिल हो गए, ए है, ऐ है, ओ है, औ है, ऋषि भी है, ए ऐ ओ औ। कोई अन्य स्वर आए तो इसके स्थान पर ए का बन जाता है ऐ, आई का बन जाता है आय, ओ का बन जाता है अव और औ का हो जाता है आव। क्या हो जाता है, देखो, ए और आय को मिलाकर बन जाता है ए, मतलब ए का आय बन जाता है, तो इसका आय हो जाता है आय। कैसे हो जाता है आय, ठीक, ए और आय, और इसी के साथ ओ और औ, इन सब को मिलाकर आय बन जाता है। ठीक उसी के स्थान पर ए का आय, ओ का आ और औ का आ हो जाता है। उदाहरण के माध्यम से आप सुनो, जैसे छोटा ए से एड़ी, छोटा से अनार, आय हो गया, आय आ, आय हो गया, ओ आ अब हो गया, औ आ औ हो गया, और ओ ई आव हो गया। ठीक है, औ आ और औ ई आव हो जाता है आव, एक हो जाता है आव, एक हो जाता है आय, एक हो जाता है आय और एक हो जाता है आव। अब वो कैसे हो जाता है, फिर से देखो, मैं एक बार और सबको क्लियर करके सिर्फ उन्हीं को करूं। एक बनता है आय, दूसरा बनता है आय, तीसरा बनता है आव और चौथा बनता है आव। वो कैसे बनता है, ए और छोटा आ, ए और आ आय हो जाता है, फिर आई और आ आय हो जाता है, ओ और आ औ हो जाता है, औ और आ औ ई आव हो जाता है। जैसे ए और आ आय,
ए और अयन, तो ने प्लस अन, ए और आ, ने मतलब ए और आ क्या होगा, अय, नयन, नयन, न अयन, तो नयन हो गया। फिर आई और आ का बन जाता है आय, जैसे गे प्लस अ गायक, बड़ा आ गया, यहां सिर्फ आय था, यहां आय हो गया। ठीक है, एक मात्रा के बढ़ने से यहां सिर्फ कोई मात्रा नहीं थी तो यहां आय था, एक यहां मात्रा आ गई तो यहां भी एक मात्रा आ गई तो आय हो गया। अब है ओ और अ, आओ, आओ, पवन, पवन। ठीक है, तो यहां से पावक, ये हो गया अयादि। स्वर संधि समझ में आई? कितने प्रकार की थी? 5। कौन कौन सी, एक बार नाम बता दो जल्दी से। सबसे पहली संधि दीर्घ संधि, उसके बाद बोलो गुण संधि, ठीक है। फिर कौन सी? वृद्धि संधि, ठीक है। फिर कौन सी संधि? यण संधि, ओके। फिर कौन सी संधि? अयादि संधि, वेरी नाइस। ये है 5। ठीक, इतना आपको क्लियर हुआ कि हमने स्वर संधि के 5 भेद पढ़ लिए हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। अब हम चलते हैं व्यंजन संधि की ओर। ठीक है, स्वर संधि हमने पढ़ी जिसमें क्या शामिल था? अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ, ऋषि। ठीक है, ऋषि, क्योंकि अम और अहा विसर्ग माने जाते हैं। ओके, तो यहां पर अब हम चल रहे हैं व्यंजन संधि पर। व्यंजन संधि क्या है? का कबूतर, खा खरगोश, गा गमला, खा घड़ी, ये सब होते हैं। तो जब व्यंजन का व्यंजन से अथवा स्वर से मिलन या वियोग होने से जो परिवर्तन हो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। अब आपको व्यंजन संधि की परिभाषा पहले बता दूं कि जब व्यंजन का व्यंजन से या फिर स्वर से मिलन हो या योग हो और जो परिवर्तन आए उसको ही व्यंजन संधि कहते हैं। स्वर संधि में क्या था? स्वर संधि में जब स्वरों का स्वर से ही मेल हो और जो विकार उत्पन्न हो उसको स्वर संधि कहा था। लेकिन व्यंजन संधि में एक छोटा सा अंतर है, वो क्या है कि जब व्यंजन का व्यंजन से या फिर व्यंजन का स्वर से मेल हो उसे व्यंजन संधि कहते हैं और जो भी परिवर्तन आए, जैसे उज्ज्वल, उज्ज्वल, सज्जन, सज्जन। ठीक है, सत धनजन। अब ये देखो आप पहले, ये हलंत है, हलंत समझ में आता है ना आपको? जैसे ये क्या है? का का साउंड क्या आता है? आ, तो ये हो जाता है स्वर। यदि इस तरह से लिखा है मतलब ये का में स्वर नहीं है, मतलब का साइलेंट मोड में है। समझ रहे हो आप? यदि का के नीचे हलंत है तो यहां स्वर नहीं आया है। उस प्रकार से जैसे उज्ज्वल, उज्ज्वल, उज्जन, ज्वल, सज्जन, सत धन जन, सज्जन। ठीक है, अब देखो आप व्यंजन संधि। व्यंजन आपको पता है ना? नहीं है पता तो यहां देख लो, ये व्यंजन है, ये स्वर थे हमारे। स्वर कौन से थे? आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ, अम, आ नॉट अम। ठीक है, औ तक। तो जब किसी वर्ण के पहले वर्ण का, चा, टा, ता, पा के पश्चात किसी वर्ग का तीसरा या चौथा अक्षर या वर्ण कोई स्वर आ जाए तो वर्ग के उस प्रथम अक्षर की जगह पर उसी का तीसरा अक्षर हो जाता है। जैसे का, चा, टा, ता, पा का मेल या, रा, ला, वा, या हा या किसी स्वर से हो जाए तो का, गा, चा का जा, टा का डा एवं पा का बा हो जाता है। ठीक, ये नियम है, ये नियम आपको अच्छे से पालन करने होंगे। व्यंजन संधि में जब किसी वर्ग के पहले मतलब जो भी, जब हम संधि विच्छेद करेंगे, संधि विच्छेद का मतलब समझ लो। मैं सोच रहे होंगे आप कि बार बार मैडम बोल रही है संधि विच्छेद। संधि विच्छेद का अर्थ होता है जब हम उनको टुकड़ों में बांटते हैं। जैसे विद्या, धन, आलय यदि हम बात करें दीर्घ संधि की। ठीक है, गणेश यदि हम बात करें गुण संधि की, गण प्लस ईश, अ और ई। ठीक, तो यहां पर
तो जब क्या बात हो रही है कि जब किसी वर्ग के पहले वर्ण, कोई भी वर्ण, वर्ण तो सबको कहते हैं चाहे वो स्वर हो या व्यंजन, वर्ण मतलब अक्षर, तो जब किसी वर्ग के पहले कोई भी अक्षर का, चा, टा और ता, पा के पश्चात किसी वर्ग का तीसरा और चौथा, देखो ये देखो आप यहां पर, आप देखो का, चा, टा, ता और पा लिखा है यहां पर, इसलिए इनको सर्कल किया गया है। ठीक ठीक है कि पश्चात किसी वर्ग का तीसरा या चौथा अक्षर आए या वर्ण का कोई अक्षर आ जाए तो वर्ग के उस प्रथम अक्षर के पर तीसरा अक्षर हो जाता है। जैसे यदि इसके बाद ये आ जाए, ठीक उसी प्रकार से क, चा के बाद पा का मेल या, रा, ला, वा, या, रा, ला और वा सो हो जाए तो वह स्वर हो जाए तो उसका बा हो जाता है। ठीक, इसीलिए यहां पर इसको व्यंजन संधि के अंतर्गत रखा गया है। जैसे देखो वागीश, वाक प्लस ईश, अ और ई, अ, अम, ई, अ, 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 तो वागीश व्यंजन, व्यंजन है यहां पर, वा क्योंकि का तो अपने आप में कुछ नहीं है, वागीश ये सब क्या है, ये क्या है, व्यंजन है, वा भी, गा भी और शा भी। ठीक, जगदीश ये सब हो जाएंगे। ठीक, तो यहां पर व्यंजन संधि आ जाएगी। जब किसी भी वर्ग के प्रथम अक्षर के बाद उसी वर्ग का पांचवा अक्षर आ जाए, जैसे अभी तीसरे अक्षर की बात कर रहे हैं हम, अभी हमने तीसरे अक्षर की बात की ना, तीसरे अक्षर की बात की थी हमने, पहला है और उसके बाद यदि ये आ जाए, यहां पर ये आ गया, देखो पहला है ये और उसके बाद आ गया तीसरा अक्षर गा आ गया था, देखो ठीक, ये हमने इनके बाद तीसरे अक्षर आ गए थे कि जब इनके बाद यदि यार अलावा भी आ जाए, ये और ये तो हो जाता है। अब चलते हैं पांचवें अक्षर की ओर। जब किसी भी वर्ग के प्रथम अक्षर के बाद उसी वर्ग का पांचवा अक्षर आ जाता है तब प्रथम अक्षर की जगह उसी वर्ग का पंचम अक्षर हो जाता है। 1 2 3 4 5, पांचवा है। जब देखो सबसे पहले तो ये कि आपको व्यंजन एकदम कंठस्थ होने चाहिए, स्वर और व्यंजन दोनों, अ ई उ ए ऐ ओ औ स्वर। ठीक है, ये क्या है, ये हैं हमारे स्वर जिनकी सहायता से हमने अभी स्वर संधि पढ़ी। अब यहां से यहां तक ये क्या है, हाँ ये है व्यंजन, तो हम व्यंजन संधि पढ़ रहे हैं। ठीक, जब किसी भी वर्ग के प्रथम अक्षर के बाद उसी वर्ग का पांचवा अक्षर आ जाता है तब प्रथम अक्षर की जगह उसी वर्ग का पंचम अक्षर हो जाता है। तो वो ही हो जाता है, जब पांचवा आता है तो पांचवा ही हो जाता है। देखो जैसे अन्नाश, उन्नयन, अम्मय, षटमास, उन्नत, जगन्नाथ, ये सब हो जाएंगे। जब ता के आगे कोई स्वर गा, घा, इंगा, धा, बा, भा, या, रा, ला, बा आए तो ता का दा होता है। जब ता के बाद, तुरंत ता के बाद यदि दा आ जाए तो वो दा ही होता है। ता के बाद यदि ये तो ता का दा हो जाता है। ठीक, जगत प्लस ईश, जगदीश। ठीक, किसके बाद, ता के आगे। ठीक, तो तत् रूप, तद्रूप, ये दा हो गया, ये दा है, ये दा है, ये दा है। तो यहां पर इन नियमों को आपको याद रखना है। सदानंद, सदानंद, उद्घाटन, उद्घाटन, उद्भव, तद्भव। ठीक है, इस तरह से जब ता या दा के पश्चात चा या छा आ जाए तब ता दा के स्थान पर चा हो जाता है। जब ता या दा के आगे जा और झा आए तो उसके स्थान पर जा हो जाता है। ये नियम है, वी हैव टू फॉलो इट, क्योंकि नियम है तो नियमों का पालन करना होगा। तो जब ता या दा के आगे टा या ठा आ जाए तो तब भी टा होता है, और ता या दा के आगे डा डमरू वाला आ जाए तो ढा
का डा हो जाता है, ढा का ही डा हो जाता है। ठीक है, उदाहरण देखो, आप उदाहरण देखोगे तो और क्लियर हो जाएगा। जैसे उच्छिन्न, उसका हम संधि विच्छेद करते हैं तो उत्छिन्न, लेकिन होगा उच्छिन्न। तट्टिका, तत् प्लस टीका। ठीक है, उड्डयन, उत्डयन। उच्चारण, उत प्लस चारण। सज्जन लिखा होता है, लेकिन चूंकि ये व्यंजन संधि है तो यहां पर सत और जन आ जाएगा, तब मिलाकर जा हो जाए। तल्लीन, तत्लीन। विच्छेद पर पूर्ण रूप से आपको ध्यान देना होगा और इन नियमों को आपको बहुत अच्छे से ध्यान से देखकर उनका पालन करना होगा, तो व्यंजन संधि आ जाएगी आपको। एक और पढ़ लेते हैं, जैसे कि जब ता और दा के परे, परे मतलब दूर, शा हो तो च छ छ हो जाता है। व्यंजन संधि के उदाहरण जैसे सच्छार्थ, सत प्लस शास्त्र। सोचो आप, तो ये जो नियम है उन्हीं का पालन करना है। विसर्ग संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। विसर्ग के महाप्राण सूचक एक स्वर होता है जिसका चिन्ह विसर्ग, आपने पढ़ा होगा ना, अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अम आहा, ये होता है ना। ठीक, तो जब विसर्ग के बाद चा छा, मतलब ये वाला, इसके बाद यदि चा छा हो तो विसर्ग का शा हो जाता है। नियम है, याद रखना है कि जब विसर्ग के तुरंत बाद ये विसर्ग लगा है, इसके बाद चा है, ता है, टा है, ता है, चा है, तो क्या हो जाता है उसका शा। ठीक है, जब विसर्ग के बाद या तो चा हो, चा भी है यहां पर देखो, या तो छा हो तो उसका शा हो जाता है, और यदि टा ठा हो तो सा हो जाता है। विसर्ग के तुरंत बाद जब हम उसका संधि विच्छेद करेंगे और विसर्ग के तुरंत बाद यदि चा है, छा है तो शा हो जाएगा, यदि चा और छा है तो शा होगा। तो चा और छा कहीं दिख रहे हैं, चा तो दिख गया, तो हो जाएगा वो निश्चल। चा अपने आप निही प्लस चल का शा हो जाता है, शा लग जाता है। चा भी दिख रहा है यहां पर, आधा चा भी है, लेकिन वो शा हो जाता है। ठीक ठीक, उसी तरह से विसर्ग है और चा है तो ये आधा मतलब शा हो गया, निश्चल या निश्चय। ठीक है, इसी तरह से आप देखो तो यहां पर एक और अभी हम देखेंगे कि टा और ठा हो तो सा हो जाता है। जैसे इतना याद रहेगा, चा और छा है तो शा हो जाएगा, किसके बाद, विसर्ग के तुरंत बाद, मतलब ये जब हम विच्छेद करेंगे तो यहां होंगे विसर्ग। ठीक है, ये तो विसर्ग होते हैं, आहा की मात्रा। इनके बाद यदि चा है या छा है तो क्या हो जाएगा, शा। यदि तुरंत इसके बाद या तो टा है या तो ठा है तो हो जाएगा सा। एक में होगा शा, दूसरे में होगा सा। ठीक, जब किसी विसर्ग के पश्चात ई या ऊ हो तो उसके और का खा गा पा फा हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है, गायब हो जाता है, वो पता नहीं कहां चला जाता है कैसे लोप हो जाना, मतलब गायब, और उसके स्थान पर षटकोण आ जाता है। जैसे निष्कपट, अब जैसे विसर्ग था ये, ठीक है, नी कपट, अब आप लिखोगे इसको, कैसे लिखोगे, इसको भगा दो, चला जाता है वो। यदि इसके बाद का खा पा फा तो विसर्ग का ही लोप हो जाता है, विसर्ग गायब भी हो जाता है। निही कपट का निष्कपट हो जाता है और ये आ जाता है उसके स्थान पर। आप इतना ध्यान दो कि ये जो विसर्ग है वो या तो शा में जाएगा या सा में जाएगा या शा में, कुल मिलाकर वो सा की श्रेणी में ही जाएगा। चाहे तो वो सा सरोता होगा, चाहे तो शा शलजम होगा, चाहे तो शा षटकोण आएगा, लेकिन विसर्ग जो है परिवर्तित तो होगा सा में ही कुल मिलाकर। ठीक है, जब विसर्ग के पश्चात ई या ऊ हो तो उसके स्थान पर का ख पा फा ये सब लोप हो जाता है और बन जाता है इस तरह से, निष्कपट, निष्पाप का निष्पाप, निष्फल का निष्पाप, और जैसे ये का आया है तो दुष्कर्म, ये शा आ गया, मतलब तीनों सा, एक है सा, दूसरा है शा, तीसरा है शा। ठीक है, ये विसर्ग का काम करने लगते हैं। जब किसी विसर्ग के बाद ऊ शब्द हो तो इसके परे वर्ग का तीसरा और चौथा पांचवा वर्ग या रा ला और वा हो, तब विसर्ग की जगह
ओ हो जाता है, ओ से ओखली। जैसे मनोहर, अब जैसे आप यदि ये नहीं लिखे होते और आपसे कहा जाता, अभी परीक्षा है, आपके टेस्ट पेपर भी दूंगी ना मैं, मनोहर लिखा होता और मान लीजिए ये नहीं लिखा है और आपसे कहते कि मनोहर का संधि विच्छेद कीजिए, तो आप क्या करते? मनो प्लस हर, नहीं, मनः प्लस हर। अर्थात जब कई विसर्ग के बाद हा होता है तो वो ओ हो जाता है, या होता है तो वो ओ हो जाता है। ठीक है, देखो आप, रा होगा तो वो ओ हो जाएगा। जैसे तेजः राशि, तेजो राशि, सर रूह सरूह, मनः रथ मनोरथ, ओ हो जाता है वो जब यदि ये होंगे ये होंगे ये होंगे ये होंगे तो वो अपने आप ओ में परिवर्तित हो जाता है विसर्ग। यदि कुछ इस तरह के शब्द, जैसे अब ये लिखें तो आप इनको इस तरह के दिए हैं और आपसे कहा जाए इनके शब्द बनाइए, तब आप कैसे शब्द बनाओगे? अभी तो आपके सामने दिख रहा है, तो मनः प्लस हर मनोहर, अधः प्लस गति अधोगति, क्योंकि यदि आपको याद रखना है कि जहां कहीं विसर्ग से संबंधित ऐसे शब्द हैं वो तो ओ की मात्रा में परिवर्तित हो रहे हैं। जहां कहीं, अब भी जस्ट हमने क्या देखा था, जब कभी हमने का पा फा का देखे तो वो शा या सा या शा में बदल गए थे, वो बदलना है। तो ये नियम आप याद रखोगे तो संधि तो आप चुटकियों में हल कर लोगे और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, जब किसी विसर्ग के बाद, जैसे विसर्ग याद रखो, विसर्ग इसमें मेन है क्योंकि संधि ही विसर्ग है। जब विसर्ग के बाद मतलब इससे पहले जब विसर्ग होगा, ठीक है, और उसके बाद यदि उ अ उ ई आ, ठीक, तो जब विसर्ग के बाद अ आ आदि को छोड़कर अन्य किसी स्वर या व्यंजन का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या ला आदि का कोई अक्षर हो तो रा हो जाता है। जैसे निहि प्लस उपाय निरुपाय, निहि प्लस आशा निराशा, दु प्लस उपयोग दुरुपयोग, रा हो जाता है, वो अपने आप ही रा बन जाता है। कभी शा बन जाता है, कभी सा बन जाता है, कभी शा बन जाता है तो कभी रा बन जाता है। भैया विसर्ग तो बहुत कुछ बन जाता है, वो उसमें रूप बदलने का गुण महसूस मतलब है उसमें विद्यमान, क्योंकि वो संधि का है। तो इस प्रकार से यहां पर ये हो जाएगा। जब विसर्ग के बाद रा, अभी रा खुद बन रहा था लेकिन विसर्ग के बाद यदि रा होगा तो विसर्ग छुप ही जाता है, क्या पता कहां चला जाता है और उसका पूर्व स्वर दीर्घ हो जाता है। जैसे ये है, ठीक है, और इसके बाद यदि राया शंभु, ठीक है, तो नीरस हो गया, क्या पता कहां गया विसर्ग, क्या पता कहां गायब हो गया। शंभु राजते शंभु पुनः रमते पुनः रमते, तो ये सब गायब भी हो जाता है वहां, यदि नियम ये चलेंगे तो। जब विसर्ग के बाद आ गए तीनों शाह जो कि उसकी में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, तो जब विसर्ग के बाद यदि ये शाह आ जाए तुरंत जो अपने आप में बन रहे थे, तो विसर्ग क्रमशः बदल जाता है। कैसे बदल जाता है? दुशासन, ये था दुह, ऐसे दुह ऐसे भी लिख सकते हैं, दुह प्लस शासन, तो आहा साउंड कैसे करते हैं? आहा, जैसे हम कहीं लिखा रहता है, ऐसा लिखा है कहीं, तो हम इसको कैसे पढ़ते हैं? कैसे पढ़ते हैं इसको? पुनः पुनः पढ़ते हैं ना। या फिर लिखा हो ऐसा, इसको हम क्या पढ़ते हैं? प्रायः। कहीं ना कहीं ह साउंड आता है, आहा, जैसे छोटा बड़ा छोटी बड़ी छोटाऊ बड़ाऊ ऋषि ए आई ओ आओ अम आहा, उसको कहते हैं आहा। तो दुह प्लस शासन दुशासन, नि प्लस शंख निशंक, निसंदेह निसंदेह, अर्थात हम कह सकते हैं कि विसर्ग ज्यों का त्यों बना रहता है, उसका कुछ नहीं होता। इसमें जब शाह और शाह, क्योंकि वो खुद ही है वो ना, अभी हमने देखा था कि उसमें ये परिवर्तित करके ये तीनों शाह अपना रूप भी ले रहे थे, और जब तीनों शाह आ गए तो विसर्ग अपनी जगह है, नहीं हिल रहा है वो, मुझे नहीं जाना है कहीं, मैं बना रहूंगा यहीं, और वो यही है, कहीं नहीं जा रहा है, क्योंकि तीनों सा जो हैं, चाहे वो सा हो, चाहे शासनजम हो या शाषटकोण हो, तीनों में उसका अपने आप में रूप है। अब विसर्ग के बाद यदि का खा या पा हो जाता है, ऐसी स्थिति में विसर्ग में किसी प्रकार का बदलाव नहीं होता, लिखा ही रहता है, एज इट इज रहता है। जैसे अंतःपुर, अंतः प्लस पुर ही रहेगा, प्रातः काल ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो, ठीक। अब देखो समास और संधि में अंतर, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि संधि होता है वर्णों का मेल,
और मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, वर्ण मतलब अक्षर, संधि है वर्णों का मेल, और वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको संधि कहते हैं। जबकि समास है पदों का मेल। समास का अर्थ है संक्षिप्त। पद मतलब शब्द, कोई भी पद, शब्द मतलब कोई भी शब्द पद कब बनता है? कोई भी शब्द पद जब बनता है जब वो किसी वाक्य में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यह संधि और समास में अंतर जानना बहुत जरूरी है, अन्यथा आप लोग कहीं ना कहीं कहोगे ये समास है या संधि, इसको संधि करूं या समास। नहीं, आपको बिल्कुल अभी समझ में आया ना। तो यह संधि और समास में अंतर जानना बहुत जरूरी है। संधि दो वर्णों का मेल है, अक्षरों का मेल। वर्ण मतलब अक्षर, तो दो वर्णों का मेल है। वर्ण मतलब होते हैं अक्षर। ठीक है, जबकि समास तो होता है, जबकि समास दो पदों, दो पद मतलब दो शब्द। ठीक है, संधि 3 प्रकार की होती है, जबकि समास तो 6 प्रकार के होते हैं। संधि 3 प्रकार की होती है, कौन कौन सी? स्वर, व्यंजन, विसर्ग। समास बताओ जल्दी, मैंने बताया थे कौन कौन से समास, किसी को याद है? चलो मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूं। समास, ये देखो, किसी को याद आए समास 6 प्रकार के? अव्ययीभाव, बहुब्रीहि, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व और द्विगु। वाओ, वेरी नाइस। 6 प्रकार के समास है, 3 प्रकार की संधि है। ठीक है, संधि 3 प्रकार की है, समास 6 प्रकार के हैं। ओके, समास में विभक्ति या पद का लोप हो जाता है। लोप, लोप मतलब गायब। जैसे माता और पिता सामासिक शब्द बन जाता है, माता पिता गायब भी हो जाता है उसका। समास में विभक्ति या पद का लोप हो जाता है, जबकि संधि में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ये नियम है। आशा करती हूं आपने बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखा है। देखा है तो सुना भी होगा, सुना है तो समझे होंगे, और समझ गए तो वेरी गुड। इसी प्रकार से हमारे साथ बने रहिए। हम आपको हर एक विषय की एजुकेशन 100% ऑनलाइन एजुकेशन फ्री प्रोवाइड करते हैं। हिंदी मीडियम की मैं बात करूं तो कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन है एकदम फ्री। साथ ही साथ सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी आपको प्रदान किए जाते हैं 100% फ्री, जिनमें शामिल है एनटीएससी, ओलंपियाड, आईआईटी, जेईई, नीट, यूपीएससी, बैंक, इंश्योरेंस, सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाएं। साथ ही साथ बुक्स और ई बुक्स भी अवेलेबल हैं, जिनमें एमसीक्यू, सैंपल पेपर सब कुछ शामिल हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, वीडियोस देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि आपका और हमारा साथ यूं ही बना रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, थैंक यू सो मच।